नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन का हमारे लिए आज है वो है थर्मोडायनेमिक्स। शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। तीन प्रकार के सिस्टम। सिस्टम वो होता है जहां पे एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। मास, मैटर और एनर्जी, हीट। अगर मास और एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम आराम से आ जा सके, ओपन। मास बाहर ना जा सके लेकिन एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग में आ जा सके, क्लोज सिस्टम। ना मास बाहर जा सके, ना एनर्जी बाहर जा सके, ना बाहर से एनर्जी अंदर आ सके, आइसोलेटेड। आंसर लिखो। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। नाइदर मैटर, मैटर मतलब मास, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड। नाइदर मैटर nor energy can be exchanged between system and surrounding. Exchanged between system and surrounding. For example, calorimeter. For example, calorimeter. कैलोरीमीटर में सारे थर्मोडायनेमिक के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसकी जो वॉल होती है वो इंसुलेटेड होती है, इसलिए एनर्जी को अंदर बाहर आने जाने से रोकती है। बी पार्ट है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग बट डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। व्हाट टाइप ऑफ वॉल इट हैज एंड फाइंड डेल्टा यू। तो U2 इज इक्वल टू U1। U2 होता है फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 होता है इनिशियल इंटरनल एनर्जी। बिकॉज जो भी हम करते हैं, हम हीट देते हैं या बाहर निकालते हैं, वर्क डन करते हैं, नहीं करते हैं, इससे इंटरनल एनर्जी पे प्रभाव पड़ता है। तो हम कहते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल कितनी है प्लस नो हीट इज एब्जॉर्ब और फिर W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब क्योंकि हीट जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू W। अब क्योंकि हीट एब्जॉर्ब तो हुई नहीं सिस्टम में सराउंडिंग से, इसका मतलब वॉल कैसी है? एडियाबैटिक वॉल। आइसोलेटेड वॉल की जगह पे एनसीईआरटी एडियाबैटिक वर्ड फेवर करती है। बात एक ही है, एडियाबैटिक वॉल, आइसोलेटेड वॉल, इंसुलेटेड, एक ही बात है। जो हीट को एक्सचेंज ना होने दे सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, 2 लीटर ऑफ गैस एक्सपैंड टू 10 लीटर इन वैक्यूम, फाइंड द वर्क डन। आपको याद है वर्क का जो फॉर्मूला हम याद करते हैं वो है P एक्सटर्नल डेल्टा V। वैक्यूम वर्ड आ गया, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैक्यूम का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। वैक्यूम में बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी प्रेशर नहीं है, तो अगर वैक्यूम है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। और देखो अगेन, हर चीज को बहुत ध्यान से अवेयरनेस के साथ देखो, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे हो रही है, ये वर्क का फॉर्मूला पहला सिखा दिया, अब दूसरा वर्क का फॉर्मूला आ गया। आपको पता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 nRT log V2 by V1। चेक करो कितने मोल ऑफ गैस है। आर की वैल्यू लेनी है जूल वाली। टेम्परेचर कितना है? 300। फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग टेबल रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप खुद सॉल्व करोगे, जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। हाँ, ये वाला वर्क को क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल वर्क। इस वर्क को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल वर्क। ध्यान से नोट करें।
रात को मैं लाइव आऊँगा जी। अभी आपको 1-2 दिन लग के अब ख़त्म करना है सिलेबस। हमारा सिलेबस वगैरह ख़त्म हो गया डॉक्स का, कल ही हो गया था जिस हिसाब से। आज हमें काम करना ही नहीं पड़ा बिकॉज मुझे डाउट आ रहा था वो टॉपिक कटा ही हुआ है आप लोगों का। तो मैंने कल भी समझाया था लाइव क्लास में, ये मत सोचो कि ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली, सुबह भी पढ़ ली, रात को भी पढ़ ली। क्रैश कोर्सेज यही होते हैं। क्रैश कोर्सेज का अपना आनंद होता है, ये भी एक मौका होता है चीज़ें रिवाइज करने का। हाँ, जिसको बहुत बाहर है फिर आप मत देखो, लाइव मत बैठो, रिकॉर्डेड देख लेना। पर मुझे लगता है बैकलॉग कोई सियानी चीज़ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आज मैं भी खत्म करा के निकलूंगा यहाँ से, जो भी टाइम लगेगा हमें। इक्विलिब्रियम मैं ऑफलाइन करवाना चाहता हूँ, तो हम एक काम करते हैं, रात को रोडॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि रोडॉक्स अभी आपने ताज़ा ताज़ा किया है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो 1 घंटे में ये आराम से निकल जाएगा। तो रात की जो लाइव क्लास है 1 घंटे की काफ़ी होगी। 9 से 10 रख लूँ? 9:30 क्यों यार? 9:30 करूँ? बोलो, 9:30 कर लेते हैं। जाग जाओगे लेट तक फिर? इसमें कोई पिज्जा नहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है, 9:30 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो रात की क्लास है, रेडॉक्स कराऊंगा उसके अंदर में, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने करा है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम है रेडॉक्स के अंदर। और कम हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन भी नहीं करने होंगे। सो 9:30 से 10:30 रात को मिलेंगे रेडॉक्स के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। और इक्विलिब्रियम कल जब ऑफलाइन आप आओगे तब करेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो जी। एक मोल कंपाउंड बने, अपने एलिमेंट से बने, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। लिखो एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस, एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस when, enthalpy change that take place when 1 mole of compound, enthalpy change that take place when 1 mole of compound is formed, when 1 mole of compound is formed from its elements, when 1 mole of compound is formed from its elements in standard state. 1 mole of compound is formed from its elements in standard state. तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन गैस है, O2, CO2 गैस है। इस दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड बने, अपने एलिमेंट से बने, सब लोग अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे गए हो। बी पार्ट आ रहा है, पानी में 2 OH बॉन्ड है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी स्कूल एग्जाम के लिए। पहला जब OH बॉन्ड तोड़ते हैं तो 100 एनर्जी लग रही है, और दूसरा बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो 50 लग रही है। जब दोनों बॉन्ड ही सेम है तो अलग अलग एनर्जी क्यों लग रही है? तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहला एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगी और व्हाई दीज एनर्जीज आर डिफरेंट। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। हाँ जी, एवरेज एनर्जी क्या होगी बोलो? दैट इज 75 जूल में है। व्हाट इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी? मतलब इसकी OH बॉन्ड के लिए पूछा है बेटे, क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं हुआ। क्वेश्चन है व्हाई 2 बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। बोलो। लिखो आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 OH बॉन्ड, after dissociation of 1 OH bond, molecule become unstable. After dissociation of 1 OH bond, molecule become unstable. Hence second bond require less energy for dissociation. Hence second bond require less energy for dissociation.
second bond require less energy for dissociation. एंट्रोपी चेंज का ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई स्कूलों में ये पूरा ही एज इट इज दे दिया जाता है। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि ये सीधा डायरेक्ट आ जाता है। हाँ जी, लिक्विड क्रिस्टलाइज हो रहा है, प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज। कोई लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस था और वो कॉपर सल्फेट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी बोलो, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। बी बार है टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बढ़ा दिया गया 0 केल्विन से 200 केल्विन। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ती है, जिससे एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सी पार्ट, यहां भी गैस है और यहां भी गैस है, आप मोल्स पे ध्यान लगाते हो। यहां 2 मोल गैस है और यहां 4 मोल गैस है। अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। डी पार्ट, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे गैस भी है और आपको पता है गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। फिफ्थ क्वेश्चन रखा गया आपको टोटल एंट्रोपी चेंज की प्रैक्टिस करवाने के लिए। जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो होता है सिस्टम की एंट्रोपी में क्या चेंज आया प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या चेंज आया। ऐसे क्वेश्चनों में जो भी एंट्रोपी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, बड़ा इजी रट्टा है, जो भी एंट्रोपी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी होगी। सराउंडिंग की एंट्रोपी कोई नहीं देता। सिस्टम मतलब मेरा रिएक्शन, मैं अपने रिएक्शन का डाटा देता हूं, मैं अपने रिएक्शन के बारे में टेम्परेचर, अपने रिएक्शन का प्रेशर, मैं अपने रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। तो जो भी डाटा दिया होता है वो सिस्टम का होता है। सराउंडिंग का निकालने का फॉर्मूला रहेगा डेल्टा एच बाई टी। कभी भी सराउंडिंग का डेल्टा एच नहीं दे रखा होता, कोई सिस्टम का दिया होता है। मैं तो कह रहा हूं हर चीज सिस्टम की दे रखी होती है। तो जो सराउंडिंग का एंट्रोपी डेल्टा एच होता है वो माइनस ऑफ सिस्टम का एंथैल्पी चेंज होता है, क्योंकि अगर सिस्टम 50 जूल हीट लॉस करेगा तो सराउंडिंग 50 जूल हीट गेन करेगा, एनर्जी कंजर्व है। सिस्टम से जितनी हीट, एंथैल्पी इज हीट, सिस्टम से जितनी हीट बाहर जाएगी सराउंडिंग की उतनी हीट बढ़ेगी। तो जो आपको डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन है वो सिस्टम का दे रखा है, हर चीज सिस्टम की दे रखी होती है। टेम्परेचर 300 है, ये किलो जूल में आपको दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि जूल में आ जाए। तो ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी और जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। सिस्टम की वैल्यू है -500 और सराउंडिंग की वैल्यू है 333.3। सॉल्व करके माइनस में आंसर आ जाएगा। इसमें आपको सिखाया गया था अगर टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आए, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस।
ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज करो, बारीकी दोबारा से देखो, अपने आप को समझाओ। जो डाटा गिवन है वो सारा सिस्टम का गिवन है। हाँ जी, 6 क्वेश्चन आ रहा है, प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी। अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, इन दैट केस टेक्निकली एक टर्म पॉजिटिव हो गई है और एक टर्म नेगेटिव हो गई है। ऐसे में फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। वो कब आएगा? जब टी डेल्टा एस इज मोर देन डेल्टा एच। तो वो आपसे कह रहे हैं प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी। इसका मतलब है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो जब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होगी। बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -2.303 आर टी लॉग के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक से ज्यादा हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक से कम हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मली इस पे दिया जाता है। कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेशन रीजनिंग क्वेश्चन कोई आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, व्हाट्सएप करो, वॉइस नोट भेजो। काफी बच्चे टूटी फूटी अपनी इंग्लिश लिखते रहते हो, समझ कुछ आता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो ना, तुम अभी एक चीज समझ नहीं पा रहे। देखो देयर आर लॉट ऑफ टीचर जो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते हैं। यहाँ तो क्या है, हर चीज की गिनती है। 12th वाले मतलब अनइमेजिनेबल स्केल पे इस वक्त प्रॉब्लम पूछते हैं। कई बार 40 व्हाट्सएप आए हैं, कभी 60 व्हाट्सएप आए हुए हैं। जिस दिन एग्जाम के दिन आते हैं, ये 3-4 छुट्टियां हैं, उस दिन तो 100 व्हाट्सएप आने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट आस्किंग डाउट एंड इन ए प्रॉपर वे। हर चीज के नियम है, हर चीज का सिस्टम है कि आप वॉइस नोट भेजो, ताकि मुझे भी आसानी हो ना समझने में भी क्या पूछना चाहता है, कहाँ अटक गया, क्या बात है। तो आप कोई भी एसेशन रीजनिंग कर रहे हो, दिक्कत रहती है एसेशन रीजनिंग में, हाथ बैठने में टाइम लगता है। आपको जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, पेपर्स में से आप कुछ पढ़ रहे हो, कहीं और से कुछ पढ़ रहे हो, आप डाउट पूछो, वॉइस नोट भेजो, आपके पास धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट बनता है उसके अंदर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन मेरा मानना है इज ए नंबर 1 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं जब भी कभी परसीव करता हूं कि हाँ अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में इस चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। आपको डेल्टा यू दे रखा है, आपको डेल्टा एस दे रखा है, यूनिट्स पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। आपको डेल्टा जी निकालना है। अगर हमें डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
आप चेक कर सकते हो, आपके पास डेल्टा एच नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो उसने टेम्परेचर भी नहीं दिया। टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट क्या हो गया 298। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है, नजर रखो वो जूल में है। तो ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आप डेल्टा एच निकालोगे। तो फिर डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, याद करो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू आपको किलो जूल में दे रखा है, इस पर आप नजर रखो। तो इट इज -10 किलो जूल। चाहो तो इसको जूल में ले जाओ ताकि बात खत्म हो जाए, हमने नीचे भी जूल लिया हुआ है सारा कुछ। तो 10 किलो जूल बॉक्स में ले लो, क्वेश्चन में ही एरो खींच के लिखो 10 इंटू 1000 जूल। 10 किलो जूल बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो 10 इंटू 1000 जूल। डेल्टा एन जी आप चेक कर रहे हो, चेक करो जी। प्रोडक्ट साइड में कितनी गैस है, 2 गैस है। रिएक्टेंट साइड में कितनी गैस है, 3 गैस है। दोबारा चेक करो, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल गैस है, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल गैस है। डेल्टा एन जी क्या हो गया, ये होता है प्रोडक्ट साइड, मैं लिख देता हूं चलो यहाँ पे, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298। यहां से ये सॉल्व होगा, जूल पर मोल में आएगा, फिर आप आंसर यहां पे रखोगे, ये आंसर भी फिर जूल पर मोल में आएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, आप खुद सॉल्व करोगे घर जाके। डेल्टा जी प्लस में आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस में आ गया तो स्पॉन्टेनियस। बात नहीं करो। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी से डेल्टा एच निकालो और वो डेल्टा एच फिर आगे यूज कर लो। हाँ जी, डेल्टा, हाँ माइनस लिखा तो है। अच्छा ये रहा, ठीक है। एट क्वेश्चन का ए पार्ट बहुत फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आना ही आना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.603 आर टी लॉग के, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है देखो 300, के की वैल्यू 10 की पावर 10 दे रखा है, तो log 10 क्या होता है 1। सॉल्व करोगे जूल पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिस्ट पे फोकस करो। सिर्फ ये नहीं होता हमारी केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर ली, फॉर्मूला, हर फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल रिवाइज करना पड़ता है। फॉर्मूला लिस्ट कुछ नहीं होती जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे। आर क्या रखना है, टेम्परेचर किस में रखना है, आपको कैसे आएगा। इसलिए थोड़ा साइंस में आगे जाके, इवन फिजिक्स में भी यही है। अब तो खैर आप वक्त निकल गया, आगे के लिए कभी फ्यूचर में आपके जो भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, खासकर केमिस्ट्री में 3 ही है 12th क्लास में। इफ यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्मूला लिस्ट, क्रिएट ए फॉर्मूला लिस्ट विद वन न्यूमेरिकल, सो दैट यू नो हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला। मोलैलिटी है, फॉर्मूला लिखा, एक न्यूमेरिकल रखा। मोलैलिटी है, फॉर्मूला लिखा, न्यूमेरिकल रखा। अपने नोट्स बनाना चाहते हो, न्यूमेरिकल में होशियार होना चाहते हो, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हैं बस एक कलर्ड पेन से फॉर्मूला लिखा और उस पर एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल, एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल। अकेली फॉर्मूला लिस्ट से कुछ फायदा नहीं होता, यू हैव टू डू वन न्यूमेरिकल ऑफ ईच काइंड, तब हाथ बैठता है। बी पार्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NO की प्लस में है और NO2 की माइनस में है, कौन ज्यादा स्टेबल है बोलो। हमारी केमिस्ट्री का नियम है, जितनी ज्यादा हीट लॉस होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिखो जी, NO2 इज मोर स्टेबल बिकॉज, NO2 is more stable because it is a exothermic compound. NO2 is more stable because it is a exothermic compound. लिखो, maximum the heat loss during formation of a compound, maximum the heat loss
During formation of a compound, the stable is the compound. Maximum the heat loss during formation of a compound, the stable is the compound. The stable is the compound. हेस लॉ के मैंने दो न्यूमेरिकल रखे हैं. ये मेरा एम है. आपको 4 इक्वेशन दे रखी हैं जो शब्दों में है. तुमको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी. बोलो जी. फर्स्ट इक्वेशन, CCl4 वेपराइज हो रहा है. पता होना चाहिए CCl4 लिक्विड होता है, तभी तो वो वेपराइज हो रहा है. इस दौरान एंथैल्पी में चेंज 30 है. सेकेंड इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ CCl4. 1 मोल CCl4 बने, अपने एलिमेंट से बने, सभी लोग अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे गए हो. CCl4 लैब में जाके देखो लिक्विड है. थर्ड, एटमाइजेशन ऑफ कार्बन. एटमाइजेशन का मतलब होता है सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस. एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन. एटमाइजेशन एक मॉलिक्यूल का अगर हो रहा है, इसका मतलब उसके एटम्स को अलग कर दो. मॉलिक्यूल को उसके एटम में तोड़ दो. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आनी चाहिए. फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी. अगेन बेस्ट पिक क्वेश्चन करे हुए हैं कि जो एब्सोल्यूट आने ही चाहिए. अक्सर बच्चे एटमाइजेशन में मार खाते हैं, कम प्रैक्टिस कर रखी होती है. तो पहली इक्वेशन आपका एम है. इन 4 इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो. इससे आपको ये बनानी है. हाँ जी. फिर क्या करना है बोलो. सबसे पहले मुझे चाहिए CCl4 गैस. किस में है? फर्स्ट में. क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. और अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा. अब मुझे चाहिए कार्बन गैस. कार्बन गैस किस में है? थर्ड में है. मुझे कहां चाहिए? प्रोडक्ट साइड में. इसमें कहां दे रखी है? प्रोडक्ट साइड में. तो कुछ भी नहीं करना, नो चेंज. थर्ड इक्वेशन को एज इट इज लिख दो. और क्या चाहिए? 4Cl. 4Cl. Cl किस में है? फोर्थ इक्वेशन में. लेकिन आपको 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. क्योंकि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैंने वहां भी आपको ऐसे ही सिखाया था. जो रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें बॉक्स में ले लिया, इससे क्लियर दिखता है. ये 3 चीजें आपको चाहिए थी और बाकी 3 चीजें आपको नहीं चाहिए, उन्हें कैंसिल करना है. इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको. तो CCl4 लिक्विड आपको काटना है. बस आप ये सोचो, ये CCl4 लिक्विड आपको काटना है. इसमें कहां पे है CCl4 लिक्विड? ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो क्या करोगे? रिवर्स. मेन पहचान होती है अगर आपने चेंजेस सही करे हैं तो जो आपको चाहिए था बॉक्स में सिर्फ वो बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे. आप देखो, कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड कट गया, CCl4 लिक्विड से CCl4 लिक्विड कट गया, Cl2 से Cl2 कट गया. जो नहीं चाहिए थे वो सारे कट गए, जो चाहिए थे वो रह गए.
हम्म, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। अरे जो आ गया बढ़िया यार, कोई नहीं। 10 क्वेश्चन भी हेसलॉ का क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ मिथेनॉल आपको दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन आपको दे रखा है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। हाँ जी, इक्वेशन शुरू करो। क्या क्या गिवन है? पहला कम्बशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल जलेगा तो क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर बैलेंस करो, और बैलेंसिंग में ध्यान रखो कि मिथेनॉल 1 मोल रहना चाहिए। तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन हो गई प्रोडक्ट साइड पे 2 और 2 4, यहाँ पे ये हो गया 3/2। ठीक है, चेक करो। इसकी वैल्यू है आपके पास -700। लिखो जी, साथ साथ लिखो, एक एक इक्वेशन समझते जाओ, लिखते जाओ। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ CO2, 1 मोल CO2 बने, अपने एलिमेंट से बने, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे गए हो। क्या वैल्यू है? -390। थर्ड आ रहा है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन जले। जब बैलेंसिंग करोगे तो ध्यान रखो हाइड्रोजन 1 मोल रहना चाहिए। कंबशन में जो कंपाउंड जला रहे हो इट शुड बी 1 मोल। हाइड्रोजन जलेगा तो पानी बनेगा। हाँ जी, एम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, 1 मोल मिथेनॉल बने, अपने एलिमेंट से बने, सभी लोग अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। सो एक कार्बन है, ऑक्सीजन हाफ और हाइड्रोजन 2। 1 मोल मिथेनॉल बनना चाहिए अपने एलिमेंट से। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो हमें निकालनी है। हाँ जी, क्या करेंगे बोलो? रिवर्स फर्स्ट, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से काम करना सीखना होगा, पेशेंस चाहिए, बेचैनी मत लाओ। ये सोचो बस नंबर लेने हैं, सही करके आना है, पैशन क्रिएट करो पढ़ाई को लेके। हाँ जी, एम में मेरा मिथेनॉल सेट हो गया। अब कार्बन इक्वेशन 2 से आ जाएगी, रिटेन, हाइड्रोजन चाहिए बोलो। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मिथेनॉल आपने सेट किया है, कार्बन आपने सेट करी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा अपने आप सेट होती है। जो नहीं चाहिए आप देख सकते हो, वो कैंसिल आउट होंगे।
ऑक्सीजन आप अपने आप मैनेज करोगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहां पे 1.5 है, तो यहाँ पे आधा बच जाएगा। ये हो जाएगा 700 माइनस 390 माइनस 560। किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। लिक्विड, एल्कोहल सा लिक्विड। यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं था इसलिए मैंने जानबूझ के लिखी नहीं। 11 क्वेश्चन अगेन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो ए पार्ट है, ये काफी स्कूलों में दिया जाता है। 2Cl गैस से Cl2 बन रहा है, आपको एंथैल्पी में और एंट्रोपी में जो चेंजेस होंगे वो बताने हैं। तो देखो 2 Cl एटम अलग थे, अब वो जुड़ गए। हमारी केमिस्ट्री का नियम है, जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो हीट लॉस होती है, तो डेल्टा एच का जो साइन है वो नेगेटिव है। ये रिएक्शन इज एक्सो, क्योंकि हीट इवॉल्व व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। जब भी बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन बनेगी, हीट हमेशा लॉस होगी। जहां तक एंट्रोपी चेंज का सवाल है, आप देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल गैस है, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। अगला क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच दिया हुआ है जो किलो जूल में है, एंट्रोपी चेंज दे रखा है वो भी किलो जूल में है, तो यूनिट से बच गए आप। वो क्या टेम्परेचर होगा जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? आपको पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब चेक करो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव। इसको कब होगा? जब T delta S is more than delta H, T is more than delta H by delta S. So delta H कितना है? 400 और डेल्टा S है 0.2. So T should be more than 2000. 12th क्वेश्चन आ रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 1 लीटर to 10 liter against external pressure of 10 atm. Find the work done in joule. तो आपने देख लिया ये एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला फॉर्मेट है, ये इरिवर्सिबल वर्क है। हाँ जी, व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर? 10 atm और वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो है फ्रॉम 1 to 10। फाइनल वॉल्यूम 10 है,
इनिशियल 1 है, तो -90 एटीएम लीटर। आपको याद है 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। जूल में आंसर आ जाएगा। बात नहीं करो, शांत रहो। अभी तो चला है। किसकी और आर की यूनिट सेम होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है जूल पर केल्विन पर मोल, और आर की भी जो एसआई यूनिट होती है वो है जूल पर केल्विन पर मोल। तो दोनों की यूनिट सेम होती है। फोर्टीन, what is QP? Heat at constant pressure, also called as delta H. Heat at constant pressure is delta H. What is QV? Heat at constant volume called delta U. निकालना है। डेल्टा एनजी रिक्वायर्ड होगा। प्रोडक्ट साइड पे गैस देखो 1, रिएक्टेंट साइड पे भी 1। डेल्टा एनजी क्या आ गया? 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इस काइंड के बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, जहां पे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर मेंशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी सॉलिड से पानी लिक्विड बन रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। वो कह रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है 50 जूल पर ग्राम, फाइंड डेल्टा एस। ये थोड़ा एफर्ट वाला क्वेश्चन है। देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाई टी। टी आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। हमारी केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में यूज होता है। अब रह गया डेल्टा एच। वो आपसे कह रहा है कि 50 जूल हीट पर ग्राम एब्जॉर्ब होती है। 1 ग्राम पानी 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 1 मोल पे क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग एंथैल्पी यूज करते हैं। डेल्टा एच चाहिए मुझे, वो जूल पर मोल में होता है, ये ग्राम के हिसाब से दिया हुआ था। तो 1 ग्राम पानी मतलब आइस अगर 50 जूल हीट एब्जॉर्ब होती है, तो 18 ग्राम के लिए 900 ग्राम 900 जूल हीट आ जाएगी, विच इज 900 जूल पर मोल। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये एफर्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा, इसमें ज्ञान लग जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है थर्मो का। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब टू रेज टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। CM, व्हाट इज CM? देखो जी, मोलर स्पेसिफिक हीट, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है। क्या लगाना है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू N C डेल्टा T। अगर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी होती है तो आप फॉर्मूला लगाते हो NC डेल्टा T, वेयर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम है आपके पास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। थोड़ा सा होश में आओ, ये टॉपिक हमेशा बच्चों को दुखी करता है क्योंकि ये कम प्रैक्टिस आउट होता है, तो ये टॉपिक रिवाइज करो। एक फॉर्मूला है MC डेल्टा T और एक है NC डेल्टा T। M तब लगाते हैं अगर स्पेसिफिक हीट ग्राम में हो, अगर स्पेसिफिक हीट मोल में है तो NC डेल्टा T लगाते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है 20, एंड व्हाट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बार बार सिखाते हैं कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। इसको मुझे केल्विन में चेंज नहीं करना, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। 60 डिग्री को केल्विन में चेंज करो, 30 डिग्री को केल्विन में चेंज करो, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। इस पे फोकस करो। चेंज ऑफ टेम्परेचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। सॉल्व करेंगे, जूल में आंसर आ जाएगा।